नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी कोरबा की। यहां सरकारी जमीन पर हेराफेरी का यह अजब मामला चल रहा है। कोरबा जिले के पसान तहसील के ग्राम पचरा में यह चौंकाने वाला मामला, जहां पर शासकीय जमीन के खसरा नंबर में हेराफेरी कर उसे एक पटवारी की पत्नी के नाम कर दिया गया, जबकि उस जमीन पर पीड़ित परिवार 4 पीढ़ियों से रह रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी बना चुका है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि महज 6 महीने की पोस्टिंग के दौरान पटवारी साहब ने सरकारी जमीन को निजी खाते में दर्ज करवा लिया और कोई नहीं, अपनी ही पत्नी के नाम पर। और अब पीड़ित महिला को जबरन जमीन खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हमार समस्या है, हमार दादा पुरखा मने लंग 3 पीढ़ी गुजर गई। उसका दिन सरकारी जमीन रही से अब अचानक से वो का कहते हैं बेचाए गए, खरीदारी सब कुछ कर दारी ना। पटवारी आए के कहा थे कि दूसर के नाम है, कहा थे। कब हो है दूसरा के नाम में कुछ बताइस? पटवारी है नहीं बताई से, नहीं जाना था ना। उसका दिन खरीदी से तहो नहीं बताई से कि माँ का कहते हैं हमन मन खरीदार हैं कि हमरा जानकारी नहीं दही से ना। गाँव वाला मन भी नहीं जाना थे कि यह खरीदारी से कह के। पहली काका नाम मरी से काका नाम मरी से बता थे। पहली यह कुंती के नाम रही से ता कुंती है हमारा दादा पुरखा का कहते सरकारी जमीन है लंगते रह कह के दे ही रही से। यहाँ जमीन की हेरा फेरी ग्रामीणों के जानकारी के अनुसार में ये क्या है, लोग बहुत पहले से 3 पीढ़ी से यहाँ अपना घर बना के रह रहे हैं और ये ज़मीन पहले शासकीय भूमि बता रहे हैं पूर्वज ने। भाई मैं तो कल का बच्चा हूँ, उतना नहीं जान पाऊँगा, लेकिन उनके कहने के आधार पे कल ये मतलब पूर्वज में लोग यहाँ घर बनाए हैं और इस घर को बोल रहे हैं कि अभी हम लोग का ज़मीन है ऐसा करके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। ये ज़मीन तभी गीतांजलि के नाम से निकला है और उसका पति सत्येंद्र कुमार है। सत्येंद्र कुमार कौन है? ये पटवारी पहले था, मतलब 3-6 महीने के लिए आया था यहाँ पटवारी बनकर। उसी समय में ग्रामीणों के कहने के आधार पर कि उसी बीच में ज़मीन का कई जगह से हेराफेरी हुआ है। तो ये गजब मामला है कि हमारे साथ चंद्र कुमार इस पर जुड़ गए, उनसे और समझने की कोशिश करेंगे। चंद्र कुमार, ये कैसे हो गया? 3 पीढ़ी से एक परिवार जहां पे रह रहा है, वहां पर अचानक जो जमीन है बता दी जाती है किसी पटवारी की पत्नी की, जो 6 महीने के लिए पोस्टिंग होके यहाँ पे आए थे और 6 महीने में ही घोटाला करके चले गए। ये स्थिति बनी कैसे बनी और इस ये जो हालात बने हैं, इसको लेकर अब शासकीय तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? ये विषय मैं बताना चाहूंगा कि पोड़ीपुरा ब्लॉक का ग्राम पचरा का सारा मामला है, जहाँ पे पटवारी के द्वारा जो है अपनी पत्नी गीतांजलि के नाम पे जमीन को कर देता है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो परिवार जो पीड़ित है, शिव कुमार और राजकुमारी, मतलब उनके जो परिवार है, 3 से 4 पीढ़ी जो है वो जमीन पे निवासरत है। और हालांकि उनको शासकीय जमीन पे बेजा कब्जा का पट्टा भी मिला हुआ है। उसके बावजूद भी जो सत्येंद्र नामक जो पटवारी था, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि 6 महीने के लिए कार्यकाल में पचरा आया हुआ था, तो उनके द्वारा जो है पूरी पत्नी के नाम पे लगभग खसरा नंबर 3/1 लगभग 41 डिसमिल जो जमीन है, शासकीय जमीन है, उसको अपनी बीवी के नाम पे चढ़ा दिया है। और तहसीलदार पसान के द्वारा जो है नोटिस जारी करवाया कि मेरी जमीन को किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिस पर तहसीलदार वीरेंद्र पसान के द्वारा जो है नोटिस जारी करके पटवारी को प्रतिवेदन भेजा कि जाओ मौके पे निरीक्षण कर बताओ कि किसके द्वारा जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। क्योंकि वहां पे निवासरत जो लोग हैं, जो वहां का पटवार है, उनका भी यह कहना है कि जो राजकुमारी लोग निवास कर रहे हैं, उनके पूर्वज लोग यहाँ पे निवासरत थे। और हालांकि अगर उस जमीन की खरीदी बिक्री की बात को साफ नकार दी है कि क्योंकि जो राजकुमारी लोग हैं, उनके जो परिवार है वहीं पे निवासरत थे और पूरे जो ग्राम पंचायत पचरा के हैं पूरे उस मामले के खिलाफ में है। क्योंकि उनका यही आरोप है कि सर पटवारी जो दुष्यंत था, जो उनकी पत्नी गीतांजलि जिनके नाम पे जमीन अभी दिखाया जा रहा है, ये सरासर गलत है और न ही वहां पे कभी पंचनामा करवाया गया है, न ही ग्रामीणों को कभी पूछताछ की गई है कि ये जमीन सरकारी है कि निजी है। और अब वहां पे यह कहा जा रहा है कि जमीन मेरी है, गीतांजलि के नाम पे है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे ग्रामीणों में एक आक्रोश देखने के लिए मिला और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
हालांकि इस मामले में हमने जब एसडीएम पौड़ी कोड़ा से जब बात की टीआर भारद्वाज से, तो उन्होंने साफ इस चीजों से इनकार किया है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर ग्रामीण अगर हमें आपका शिकायत करते हैं, अगर हमारे राजस्व विभाग की इसमें कोई गलती है, हमारी पटवारी की कोई गलती है, तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। चंद्र कुमार, थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर कोई पटवारी की पत्नी जिसके नाम पर आप कह रहे हैं गीतांजलि, उनके नाम पर अगर ये जमीन हो गई तो ये शासकीय कैसे हुई? क्या ये जमीन पट्टा था या रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी, नजूल की जमीन थी? ये प्रॉपर्टी टाइप क्या है जिस पर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं? जी, अभी तक मैं बताना चाहूंगा कि ये नजूल की जमीन सरकारी जमीन है। ये सरकारी जमीन जो वर्षों से उस रिकॉर्ड पे दर्ज है, सरकारी जमीन है। बेजा कब्जा उनके पास 2016 से 2017 के बीच में जो हल्का पटवारी था 25/2, अभी हल्का पटवारी अभी चेंज हो चुके हैं, उनके द्वारा उनको नक्शा उस जमीन का कागजात प्रदान किया गया है, जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि उसमें जो जमीन है पहले सरकारी थी और उस सरकारी जमीन पे उनका शिव कुमार का और राजकुमारी का बेजा कब्जे में काबिज है। और जो कोटवार है वहां के, उनके द्वारा भी यह स्पष्ट किया गया है कि इनके जो पूर्वज, इनकी जो सरकारी जमीन है जिसपे काबिज है, इनको एक पट्टा मिला है। और जो गीतांजलि है वो कब खरीदे, कब क्या किए, ग्रामीणों से नहीं, कोटवार को भी इस चीज का कोई जानकारी नहीं है किसी प्रकार की। ग्रामीणों से या कोटवार से कम से कम उनको जानकारी होना चाहिए था, मुनादी कराया जाता है, लेकिन नहीं। कभी वहां पे चौहद्दी काटने के लिए कोई पटवारी लोग आए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो दुष्यंत नामक जो पटवारी है वो रिकॉर्ड पे छेड़छाड़ करना यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। जी अभिषेक। तो चंद्रकुमार, ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि ये बात तहसीलदार को समझ में नहीं आ रही है कि एक पटवारी की पत्नी के नाम पर एक जमीन कैसे हो सकती है, जो कि 6 महीने के लिए यहाँ पे पोस्ट हुआ था और उसकी जिम्मेदारी होती है इन चीजों का सीमांकन करने की। तो भाई साहब ने सीमांकन करके अपनी ही पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी। ये तो वाकई में बड़ा मामला है। इस पर अगर ग्रामीण अगर मांग कर रहे हैं कि पंचायत स्तर पर इस पर कार्रवाई की जाए, तो इसमें गलत क्या है और तहसीलदार को क्या आपत्ति है इस पर? जी भाई, से बताना चाहूंगा कि तहसीलदार जो वीरेंद्र है, पसान तहसीलदार, उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। और यहाँ पे गीतांजलि एक आवेदन देती है तहसील कार्यालय में कि मेरी जमीन पे कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस पर उन्होंने तत्कालीन जो पटवारी है वहां पे उनको एक आदेश जारी करते हैं। आदेश में ये कहा जाता है कि आप मौका मुआयना करके आप जांच प्रतिवेदन बनाकर तहसील कार्यालय को भेजें। जी, जब इस बारे में जब हमने वीरेंद्र जो तहसीलदार है उनसे जब हमने बात किया, तो उन्होंने स्पष्ट यही किया कि अभी हमने सिर्फ प्रतिवेदन मंगाए हैं और दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा। उसके बाद इन सारी चीजों का निर्णय निकाला जाएगा कि कहाँ पे गलत हुआ और कहाँ पे सही है। जी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार जानकारी के लिए। तो ये हाल है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक परिवार जो वहां पर पीढ़ियों से रह रहा है, अचानक कोई बाहर से आता है और बताता है कि हमारी जमीन है, खाली करवाई जाए। और जो जिसकी जमीन बताई जा रही है वो खुद यहाँ पर पटवारी रह चुका है, जिसके ऊपर खुद जिम्मेदारी होती है जमीनों का सीमांकन करने की। उन्हीं की पत्नी के नाम पर जमीन, ये कारनामा हुआ है, जिसको लेकर अब बात हो रही है कि शायद आने वाले समय में कार्रवाई देखने को मिले। गर्मी के मौसम में बारिश थोड़ा मेहरबान है, लेकिन कई कई जगह पे मुसीबत भी बनता जा रहा है। बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां आंधी बारिश से आधा दर्जन से अधिक गांव में केले की फसलें बर्बाद हो गई। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र में आई तेज आंधी, बारिश और तूफानी हवाओं ने भारी तबाही मचाई। 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव में केले की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। दरअसल कई किसानों ने बैंक और सोसाइटी से लोन लेकर फसल लगाई थी, जो अब तेज हवाओं की चपेट में आकर चौपट हो गई। आपको बता दें कि जिले में केले की फसल को आर्थिक रीढ़ माना जाता है। ऐसे में इस नुकसान का असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सर्वे टीम भेजने के निर्देश दिए हैं। विधायक अर्चना चिटनिस ने भी खुद प्रभावित क्षेत्रों का जाकर दौरा किया है, किसानों से मुलाकात की है और उन्हें हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया है। अभी तो फिलहाल पूरे क्षेत्र में नुकसान है सभी किसानों का। अभी फिलहाल हमारे इसमें घूम रहे, तो हमको आज हमारा समझ रहा है, पर अभी जानकारी आ रही कि रायगांव, निमगांव, खमनी, बखारी ऐसे एरिया में भी नुकसान हुआ है। जी, तो क्या किस तरह से अब शासन से उम्मीद लगाएं? शासन से अच्छे से मुआवजा मिले हमें, तो अच्छे से
हमारी फसल का लागत थोड़ी निकल जाए, बस ये प्रधानमंत्री उम्मीद है। फसल बीमा को लेकर क्या कहेंगे? फसल बीमा लागू है, ये उम्मीद बहुत लगी है हमें। 2 साल से उम्मीद है, क्योंकि साल पे में हमारा ऐसे ही नुकसान हुआ है। जी। कल शाम को 5-6 बजे के दरमियान बहुत तेज़ हवा और पानी के साथ बारिश हुई, उसमें पूरी फसल तबाह हो गई। हर साल इसकी तरह इस साल भी वैसे ही हमारे इरादों पर पूरा पानी फिर गया है और आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है। कम से कम 10 एकड़ में केले की फसल लगी है, 20,000 पौधे लगे थे, पूरे 100% नुकसान हुआ है। कम से कम ये इस मार्केट वैल्यू के हिसाब से 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अभी तो हम शासन से यही उम्मीद चाहते हैं कि कुछ मुआवजा मिल जाए, तो आगे के लिए जैसे खेत तैयार करना ये वगैरह, तो हम हमारा काम सुचारू रूप से चालू कर सकें। तो 10 एकड़ में लगी केले की फसल जो है वह बर्बाद हो गई है। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, केले की टहनियां कमजोर होती है और जब फल लगे होते हैं तो और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है तेज हवाओं से फसल को नुकसान पहुंचने का। खैर, फैसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैसल, बारिश, आंधी और तूफान, भारी नुकसान की तस्वीरें हम देख रहे हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे हैं। फैसल, क्या कितनी क्षेत्र में जो है फसल लगाई गई थी, कितनी केले की फसल में लागत आई है किसानों को और नुकसान का आकलन क्या है? क्योंकि केले की फसल तो मुनाफे वाली होती है, मुआवजा तो खैर मिल जाएगा, लेकिन जो कमाई थी वो भी तो रुक गई है। तो ऐसे में किसानों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से बताइए और प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी फैजल। फैजल, आप तक आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी, थोड़ा डिस्टरबेंस है, देख लीजिए। जी फैजल, क्या स्थिति है वहां पर? केले की फसल तो बर्बाद हो गई है, अब ऐसे में किसानों के पास क्या विकल्प है? एक बहुत बड़ी आर्थिक चपत। देखिए, विगत दिनों हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर दी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बर्बादी साबित हुई है। शाहपुर सहित कई इलाकों में बारिश ने अपना कहर बरपाया है और लगातार लाखों की नुकसान की खबर जो है तो मिल रही है। ऐसे में अब जो किसान है वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और लगातार जो है तो विधायक और सांसद भी प्रभावित क्षेत्रों में उचित मुआवजा उनको मिलेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि मुआवजा उन्हें मिलता है या नहीं। हमारे साथ मौजूद एक बात करेंगे उनसे। भैया बताइए, कितना नुकसान हुआ है? ऐसा है, बुरहानपुर जिला केला उत्पादन के लिए जाना जाता है और बुरहानपुर में लगभग 25,000 क्षेत्र में केले की फसल लगाई जाती है और बीते दिनों जो आंधी तूफान आया है, बड़े पैमाने पर केला फसल को नुकसान हुआ है और ये वक्त वो होता है जब केले की फसल लगभग तैयार हो जाती है और यहाँ से लेकर किसानी केले की फसल की बड़ी डिमांड है और किसानों को इसका बाजार मूल्य अच्छा मिलता है और कई किसान अपनी केला फसल को खेत से निकालकर बाजार तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे और इसी दरमियान ये हादसा हुआ है और इससे बड़ा नुकसान केला किसानों को हुआ है। देखिए, बुरहानपुर में केला उत्पादन की लागत इस तरह से होती है, 1 एकड़ में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की लागत आती है और जब इसकी फसल तैयार होती है तो 15 से 20 लाख रुपए इसका बाजार हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 से 50 किसान हैं और 10-12 गांव तो कितना नुकसान हो सकता है। और किसान इस संकट की घड़ी में सरकार को उम्मीदों से देख रहा है कि बरसों से किसानों की मांग है मौसम आधारित केला फसल को लागू किया जाएगा, तो किसानों को एक आर्थिक सुरक्षा मिलती है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2019 के बाद से इस योजना को लागू नहीं किया गया है और किसान बुरहानपुर में लगातार सरकार को विनती करते रहा है और यहाँ के भाजपा के जनप्रतिनिधियों से भी मांग करते रहा है। लेकिन ये बात समझ से परे है कि आखिर सरकार को मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू करने में क्या देखिए, हमारा जो राज्य है महाराष्ट्र,
लागू नहीं है। अन्य फसलों के लिए तो ये योजना चलती है, लेकिन केले के लिए नहीं मिलती है। शायद इंश्योरेंस कंपनी को इस बात का डर सताता है कि किसी किसानों को ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा है। और हमारे बुरहान ये है तो किया जाना चाहिए। ठीक है फैजल, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, केला किसान जो कह रहे हैं बुरहानपुर केलों के लिए जाना चाहता है, फसल को भारी नुकसान पहुंचा। बहुत बहुत शुक्रिया फैजल। तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, मुआवजे की मांग हो रही है, लेकिन कुछ अव्यवस्था भी है जिसको लेकर स्थानीय किसान जो है शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस व्यवस्था में भी सुधार होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था केले के फसलों पर निर्भर है और इतनी हजारों एकड़ में अगर फसल बर्बाद हुई तो जाहिर तौर पर किसानों को भी वो संबल मिलना चाहिए ताकि वो आगे भी जो है अपनी खेती जारी रख सके। चलिए बात करेंगे गोंडा जिले के कर्नलगंज विकासखंड स्थित ग्राम सभा कोनहटा के निवासी, जहां सालों से एक बदहाल सड़क की पीड़ा झेल रहे हैं। कोनहटा के निवासी सालों से एक बदहाल सड़क की पीड़ा झेल रहे हैं। गोंडा लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से छतौनी को जोड़ने वाला यह रास्ता पूरी तरह से बर्बाद है। ग्रामीणों का कहना है कि समाजवादी शासनकाल में बनी यह सड़क बालू खनन और भारी वाहनों की आवाजाही की भेंट चढ़ गई। बरसात के मौसम में स्थिति तो और भी भयानक हो जाती है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं, बाद में कोई सुध लेने नहीं आता। गोंडा बहराइच सीमा पर स्थित यह गांव विकास की दौड़ में बहुत पीछे छूट गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द कार्रवाई की मांग तो की है, लेकिन नतीजा सिफर है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सख्त फरमान है कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। मेरी मौजूदगी आज है ग्राम सभा कोनहटा पड़ रहा है और जो ये रोड देख रहे हैं, ये रोड यहाँ से सीधे 3 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो गोंडा लखनऊ राजमार्ग आएगा, उससे जुड़ी हुई है। और ये कोनहटा ग्राम सभा को रोड आती है। अगर देखा जाए तो कोनहटा की ये मेन रोड है। यहाँ से लगभग हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन है, क्योंकि वो चाहे कमालपुर हो या कोनहटा ग्राम सभा हो, सारे लोगों का आवागमन इसी रोड को लेकर होता है जो मुख्य मार्ग को जोड़ता है। लेकिन इसकी अगर बदहाली देखी जाए तो लगभग कई सालों से लोगों का जो कहना है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो सपा शासन काल में ये रोड बनी थी, उसके बाद इसको किसी जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। इससे पहले एक नकारा में जो है बालू खनन चला था, उसको लेकर जब इसको रास्ता बनाया गया तो ये रास्ता पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। और ध्वस्त होने के बाद इस रास्ते को आज तक किसी नेता, जनप्रतिनिधि या यहाँ के स्थानीय जो शासन प्रशासन उनके द्वारा इस रोड का कोई भी ख्याल खबर नहीं लिया गया। लगभग हजारों की संख्या में लोग अभी भी अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब किस तरीके से इस रोड पर आवागमन होता है, किस तरीके से लोग निकलकर इस रोड से जाते हैं, ये सब बातचीत करने के लिए गांव के कुछ लोग हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आखिरकार हम जानेंगे आखिरकार इन गांव वालों को किस तरीके से आना जाना होता है। भैया क्या नाम है आपका? ललित वर्मा। क्या ये रोड कब बनी थी? ये रोड बनी थी 10 साल पहले कम से कम। और उसके बाद ये रोड बालू आप बताए जैसे कि ट्रक वरक इस पे चले, पूरा रोड ध्वस्त हो गया। आज तक इसको कोई नेता नगरी ने ख्याल ही नहीं किया कि इसको बनाना है। बताओ, इतने हमारे लोग खेत हैं, हम लोग इंजन लेके जाते पानी भरने के लिए, इसी में गिर जाते हैं। इंजन नहीं गिर जाता है, बच्चे को भेज दो कि हाँ पानी वानी लाने के लिए, बच्चे गिर जाते हैं। रोड की हालत देख रहे हो, अगर कोई इमरजेंसी केस हो या बीमारी कोई पड़ जाए, लखनऊ गोंडा मार्ग जाना है तो इस रोड पे 1-2 घंटे इसी रोड पे लग जाएगा 3 किलोमीटर जाने में। अब बताओ, आदमी मर जाएगा रहेगा इसे रोड पे चलने के लिए। ये रोड हमारे समझ से बहुत जल्द बनना चाहिए। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यनारायण है। ये रोड जिस तरीके से अब देखा जा रहा है, इससे ये लग रहा है कि इस पे कभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा काली सड़क का निर्माण कराया गया था। हाँ, काली सड़क का निर्माण कराया गया था। मतलब बारू और रेता वो ठेका लिया था, उन्होंने ये सड़क को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने के बाद उन्होंने कहा कि इसको हम बनवाएंगे। मतलब आज तक कोई साहब सुनवाई नहीं हुई कि बनवा दें। कोई वोट मांगे आ रहा तो बताया रहा कि हाँ बतावा रहा है साहब, कहा गया है साहब कि वो ये सड़क दिया तो कहें हाँ ठीक है आपके काम हो जाएगा, ये सड़क बन जाएगी। मतलब आज तक कोई खबर नहीं ली, ना ख्याल किया। क्या कहेंगे नेताओं से? इसके बारे में भी ध्यान दिया जाए
हम लोग जनता लोग हैं, इस पे आप लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, तो आप लोग को वोट दिया जाता है किस लिए? कि हम लोग को कोई कष्ट होगा, निर्माण होगा, सड़क निर्माण है, कोई निर्माण होगा, आपके द्वारा कहेंगे काम होगा, वो तो हो ही नहीं रहा है। वोट मांगने के लिए लोग आते हैं, वोट दिया जाता है, अब क्या करें, वोट तो देना ही है। जो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिस तरीके से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क दिखाई ही नहीं दे रही कि आखिरकार कभी इस पर भी पक्की सड़क का निर्माण हुआ था। लेकिन सपा कार्यकाल में इस पे पक्की सड़क पीडब्ल्यूडी की तरफ से निर्माण कराया गया था। उसके बाद यहाँ पर जब गाड़ियां चलने लगी, जो बालू खनन हुआ, वो बालू खनन की जो सारी लोडिंग गाड़ियां थी वो इस रोड से निकाली गई। उसी के चलते ये रोड बिल्कुल ध्वस्तीकरण हो गई। तब से लेकर अभी तक इस रोड की हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि न जनप्रतिनिधि इस रोड को ख्याल कर रहे, ना यहाँ का शासन प्रशासन। आखिर हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? अब देखने वाली बात ये होगी कि खबर चलने के बाद गोंडा जिला प्रशासन या जो राजनीतिक दल है या जो है जनप्रतिनिधि हैं, वो कितना सक्षम होते हैं और इस रोड को क्या उपचार तौर पर बनवाई जाएगी या नहीं बनवाई जाएगी। लेकिन गांव वालों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि रोड को लेकर गांव वालों में काफी नाराजगी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस रोड की कायाकल्प और दिशा कब सुधरती है। गोंडा से अनादि टीवी के लिए भूपेंद्र तिवारी। बताइए, ये हाल है उत्तर प्रदेश में, बात हो रही है एक्सप्रेसवे बनाने की और यही उत्तर प्रदेश की दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेंद्र, सारी बातें आपने बता दी, ग्रामीणों की समस्या, वहां के जो हालात है सब बता दिए। सीधे पॉइंट पे आते हैं, एक ही सवाल, इस सड़क के पीछे की राजनीति क्या है? सरपंच भी होंगे, वहां के ऊपर बैठे विधायक भी होंगे, उस क्षेत्र के सांसद भी होंगे। बातें तो होती है कि सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर निरीक्षण करते हैं, तो ये क्षेत्र क्यों छूट जाता है? क्या राजनीति इसके पीछे? कोई राजनीति है या फिर कहले की नजरअंदाज किया जा रहा है बस गाँव को? देखिए सर, बिल्कुल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो गोंडा बहराइच पे बॉर्डर पड़ता है और ये जो लखनऊ गोंडा राजमार्ग है, इससे जो है 2 किलोमीटर के लगभग एक गांव पड़ता है कोनाटा, वहां की ये पूरी स्थिति है। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो गोंडा का जो लास्ट गांव है, अगर देखा जाए गोंडा बहराइच का जो बॉर्डर पड़ता है, वो बॉर्डर से बिल्कुल लास्ट गांव ग्राम सभा कोनाटा पड़ता है। बताया यह जा रहा है, जो वहां की जो अनादि टीवी की टीम मौके पर पहुंची और उसके सारी चीजों की जानकारी ली, तो वहां के लोगों ने बताया साफ तौर पर ये बहराइच और गोंडा का जो बॉर्डर है, गोंडा का ये लास्ट गांव कोनाटा है। इसलिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सिर्फ वोट लेने के ही दरमियान इस गांव में आते हैं। फिलहाल जो वोट मांगने के लिए जो जनप्रतिनिधि गांव में आते हैं तो उनसे इस सड़क की चर्चा की जाती है, लेकिन चर्चाओं में जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि उनके गांव की सड़क और व्यवस्थाएं जल्दी से चाक चौबंद और दुरुस्त कराई जाएंगी। लेकिन चुनाव हो जाता है, लोग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घर चली जाती है, चुनाव जीत के लोग अपने यहाँ बढ़ जाते हैं। लेकिन आपने जैसा बताया कि एकदम कोने में गांव पड़ता है बॉर्डर क्षेत्र में, तो क्या इसी को लेकर प्रशासन टालम टोली करता रहता है, अपनी जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहा है? क्या ये स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो लोगों ने बताया कि जब सपा की गवर्नमेंट थे, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया थे, उन्होंने इस सड़क का निर्माण करवाया था। पीडब्ल्यूडी के बाद से इस पर अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ, जबकि नकहरा में जब बालू का ठेका हुआ था तो इसी रोड से जो ट्रकें थे, जो डंपर थे, वो निकाले जाते थे। जब इस पर ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था तो ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि इस समय ये रोड चलने दीजिए, उसके बाद जब ये काम समाप्त हो जाए तो इसके रोड की मरम्मत और दुरुस्तीकरण कराई जाएगी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए उसके बाद से तो अभी तक इस रोड की क्या बात करें, अगर रोड की सही दिशा पर आप जाएंगे तो कहीं ये आपको लगेगा ही नहीं। जल्दी से आखिरी सवाल लूंगा। अक्सर आरोप लगता है विपक्ष के द्वारा कि उनके क्षेत्र के जो विधायक शिकायत करते हैं कि उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट और विकास नहीं हो रहा है। ये जो क्षेत्र जहां की आप बात कर रहे हैं वो किस विधायक का क्षेत्र है? सपा विधायक का क्षेत्र है या बीजेपी का? देखिए बिल्कुल ये बीजेपी विधायक के करणगंज विधायक के इस बार पहली बार विधायक बने, अजय सिंह विधायक बने हैं, उन्हीं के क्षेत्र का मामला है। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए जो डेवलपमेंट होता है गांव का, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके गांव की व्यवस्थाएं तो होती है, लेकिन गांव को जो जोड़ने वाली सड़कें हैं वो बदहाली अभी भी बनी हुई है। क्योंकि बरसात के मौसम में अगर देखा जाए तो गाँव वालों का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से आवागमन बंद हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र, आप लोगों की कहानी लेके आए, वो परेशान है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सड़कें बता रही हैं कि ग्रामीण कितना परेशान है, गुस्सा है उनमें। स्थानीय विधायक हैं, डबल इंजन की सरकार की बात होती है
और यूपी में अब एक्सप्रेसवेज की बात हो रही है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या ये जो ग्रामीण है, क्या उन्हें अधिकार नहीं कि एक साधारण सी सड़क की उन्हें मिल जाए। हमारी कोशिश यही है कि ये कहानी हम स्क्रीन पर दिखाएं ताकि जो उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है इनका ख्याल रखने की और सरकारी कामकाज को सही तरीके से निभाने की, उन तक ये कानों तक ये बात पहुंचे और आपका जीवन बेहतर हो। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।